नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची में और ये मुख्यमंत्री आवास है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लिखा हुआ है कितना बदला झारखंड। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो एक बहुत बेहद खास मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं और उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सूबे के आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद। जो हमने नाम दिया है सर इस कार्यक्रम में कि कितना बदला झारखंड, तो आपके मुताबिक कितना बदला झारखंड, क्या बदला? बदलाव जादुई की छड़ी नहीं होती है जी। थोड़ा वक्त तो लेता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि एक हलचल हुई है। हाँ। और उस हलचल में हम लोग अभी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जी। अभी कोरोना पूरे 2 साल हम लोगों ने कोरोना को देखा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की आहट इधर उधर हो रही है। कल क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना भी समय मिला है उन समयों का सदुपयोग हम लोगों ने किया है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि गांव में, पंचायतों में और पूरे राज्य के हर कोने में एक उत्साह सा माहौल है। वो इसलिए उत्साह सा माहौल है, जो सरकार पहले हेडक्वार्टर से काम करती थी, ब्लॉक कार्यालय से काम करती थी, जिला कार्यालय से काम करती थी, अब वो कार्यालय उठ के पंचायतों में हैं, गांव में हैं। आइए इधर आपके बगीचे में भी घूमते भी हैं, आप अपनी बात बताते रहिए सर। चूंकि मैं दर्शकों को बीच में बताना भी चाहूंगा कि सर खुद बागवानी भी करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं और ये सीएम साहब का ही बगीचा, गार्डन आप देख रहे हैं। देखिए मिर्चा का पेड़ है। अच्छा, तो दिखाइए। ये मिर्चा का पेड़ ये खुद लगाया आपने? बिल्कुल। अच्छा। ये हमारे घरों में जाता है। ये बीन्स का ये है। और अभी हम आपको बता रहे थे क्या कि नक्सल क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो इस बार प्रोग्राम हम लोगों ने एक सहाय प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां वो क्षेत्र हमेशा से छूटे रहते थे, ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। अब सरकार उन जगहों पर जाकर के नए युवकों को बाहर निकाल रही है और सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से उनको मुख्य धारा में लाकर विकास से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास की है। ये बैगन आपने यहाँ लगता है लगाया है? बिल्कुल। आज ही मैंने बैगन का भरता खाया है। ओहो, ये देखिए सुजीत, दिखाइए यहाँ पे। इसी वजह से आपको कम दिख रहा है। अपने लिए सब्जियों की व्यवस्था खुद कर ले रहे हैं आप। चलिए। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, खेती बाड़ी परिवार से हम लोग हैं, तो ये तो छूट नहीं सकता। अगर आप देखेंगे उधर टमाटर के पेड़ भी लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, टमाटर के पौधे भी नजर आ रहे हैं। हाँ, उधर मटर के पौधे भी लग रहे हैं आपको। साग है। अच्छा। अभी यहाँ काफी कुछ क्या क्या मूली वूली लगा है यहाँ पर। अच्छा सुरेन साहब, आपका इमर्जिंग झारखंड पर बड़ा फोकस है, तो उद्योग धंधों के लिहाज से आपने क्या काम यहाँ पर किया और उसका हासिल क्या आपको नजर आता है? कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी? मैं आपको ये बात बाद में बताता हूँ, लेकिन इसके बाद आपने जो बताया कि आपने जो मुख्य काम किए हैं, आपको पता है देश में पहला ये राज्य है जहाँ फॉरेन एजुकेशन के लिए 100% स्कॉलरशिप देती है राज्य सरकार। वाह। और विशेषकर ट्रैवल बच्चों के लिए पहला प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया। और इसके अलावा हम लोगों ने देश में पहला ये राज्य है जहां यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सरकार ने स्टार्ट की। अच्छा। वैसे लोगों को, गरीबों को पेंशन दी जाती थी, दिव्यांगों को पेंशन दी जाती थी, विधवाओं को पेंशन दी जाती थी, बट उसमें एक लिमिट फिक्स था कि आप इतने ही लोगों को दे सकते हैं। हमने वो सारी बैरिकेड हटा करके पूरे राज्य में जितने जरूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन स्कीम से जोड़ा है। हम लोगों ने इमर्जिंग झारखंड में अभी जो हम लोगों ने एक पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, जिसको उद्योगपतियों ने काफ़ी सराहा है। हम लोगों ने लगभग जिस दिन ये लॉन्च हम लोगों ने पॉलिसी करी, दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ था और उसी दिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का ऑफर भी हमें आया। तो आपने इतना काम किया है और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, मैं कोट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि
जल जंगल और जमीन को उजाड़ रही है हेमंत सरकार। वो आगे कहते हैं कि हेमंत सरकार ने झारखंड का हाल बेहाल कर दिया, बालू पत्थर की लूट मची है, जंगल की कटाई, सरकारी भूमि पर कब्जा जोरों पर है। हेमंत सरकार ने चुनाव में किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ये यूनिवर्सल स्कीम कहाँ से आई? रघुवर दास जी लाए। हम लोगों ने 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड अब राज्य सरकार अपने जिम्मे लोगों को दे रही है। तो गुजरात वाला मॉडल आप नहीं मानते हैं? गुजरात का मॉडल विकास मानना का ही जो नहीं मॉडल है किसी को, वो गुजरात ही तक सीमित है। अच्छा, वो दूसरी जगह जहां जो लगाएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। डबल इंजन सरकार की बड़ी बात होती है आजकल हर जगह, चुनावी सभाओं में, रैलियों में, कि डबल इंजन की सरकार लाओ। आपके यहाँ तो सिंगल इंजन है। डबल इंजन यहाँ भी थी। अच्छा, डबल इंजन, तो उसकी कमी महसूस हो रही है क्या? डबल होती है? डबल इंजन थी सरकार, हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इंजन ही इंजन थी, पब्लिक तो था ही नहीं उसमें। अच्छा, डब्बे भी नहीं थे? डब्बे भी नहीं थे। अच्छा। तब इंजन लेके लोग करेंगे क्या? इस वजह से एक इंजन हटा दिया लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आपका विकास पे फोकस है और इतने काम कर रहे हैं, आपने गिनवाए काम, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए, आदिवासियों के लिए, फिर ये जो मैं आंकड़ों की जुबानी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एंटी लिंचिंग बिल जो आपकी सरकार ने पास किया, मतलब मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ये तीसरा राज्य है जहाँ पर ये बिल आप लेकर आए, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों जरूरत पड़ी आपको? मतलब इसके जरिए कुछ खास संदेश तो नहीं देना चाहते आप? नहीं, देखिए, कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताइए। कानून तो ढेर सारे बन रहे हैं। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। बनने चाहिए। आपको मालूम होगा 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण क्या था? एक डर, भय, मतलब एक माहौल ऐसा लगता था कि अगर अकेले चल रहे हो दिन में भी तो लग रहा है कि रात के सन्नाटे में चल रहे हैं। भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां अलग अलग जात धर्म, अलग अलग सोच, अलग अलग रंग बिरंगे लोग रहते हैं और काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो खराब कौन कर रहा है स्वार्थ को? अब खराब कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक अलग विषय है। नहीं, क्योंकि आप लिंचिंग बिल लेकर आए ना, एंटी लिंचिंग बिल, तो इसकी जरूरत आपको महसूस हुई होगी तभी तो। लिंचिंग का मतलब ये सभी के लिए है। लिंचिंग एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये विधेयक कानून पर कोई हिंदू नहीं लिखा, कोई मुस्लिम नहीं लिखा, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, कोई आदिवासी नहीं लिखा। वो एक बिल है। किसी की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी आप सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। और इस पीरियड में जो हम लोगों ने 2014 के बाद जो हम लोगों ने देखा इस राज्य में, एक तो उदाहरण पेश हो गया था यहाँ पर मॉब लिंचिंग का, ये लॉन्चिंग पैड सा बन गया था। ये बिल्लियां आपके गार्डन में क्या कर रही हैं सर? ये मैं काफी देर से देख रहा हूँ उनको चहलकदमी करते हुए। वो शायद आज हम लोगों को भी देख करके काफी, आप लोग भी कैमरे वैमरे लेके इधर उधर है, शौक है क्या? मतलब तो ये लोग देखिए, हमारे यहाँ कुत्ते भी हैं। अच्छा, तो जानवरों से और प्रकृति से हमें थोड़ा लगाव है। हाँ। इस वजह से हम लोग इनको जीने का स्वतंत्रता देते हैं। हाँ। कि तुम भी जियो, हम भी जिएंगे। अच्छा, सह अस्तित्व की भावना से चीजें हो रही हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैं फिर आंकड़ों की जुबानी ही आपसे बात करूंगा। एक और मैं आंकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप रोजगार के फ्रंट पर भी बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे। मेरे पास एक डेटा है कि रोजगार के फ्रंट पर पिछले 2 साल में क्या हुआ। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट झारखंड की बात करूं तो ये नवंबर 2021 में 11.2% था, 11.2%। और इंडिया की बात की जाए इसी नवंबर 2021 में, तो वहाँ 7.5% है। यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज़्यादा झारखंड में बेरोजगारी है। देखिए, आप लोग आंकड़े पर बात करते हैं, देश के ये पर बात करते हैं, मैं उस पर भी अगर मैं चाय ठंडी हो गई, ले आइए, गर्म है तो। उसको चेंज कर दो। जी। देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। यहाँ तो आंकड़ों में दिखता कुछ है और सही में होता कुछ और है। तो बताइए, मैनिपुलेटेड है जो। और आपने कहा है, हो सकता है ये सच हो, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये भी सच है। शुगर लेंगे आप? हाँ। तो ऐसे हालात में जहां हमारे राज्य की, जहां तक बात है रोजगार की, नौकरियों की, मैं आपको बता दूं, 20 सालों में
सरकार के महकमे में अगर नौकरियों की बात करें, नौकरियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 सालों में सरकारी महकमे के किसी विभाग में नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। ठीक है, 20 सालों में पहली बार विभागों में नियुक्ति करने के लिए नियमावली बन रहे हैं। लगभग 80% नियमावली हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और पढ़े लिखे नौजवानों का पूर्व में जो सरकार थी, एग्जाम लिया हुआ का रिजल्ट भी नहीं प्रकाशित कर पाए 5 साल में। एग्जाम भी नहीं ले पाए, रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया। हम लोगों ने रिजल्ट भी प्रकाशित किया, नए एग्जाम भी लिए और उसका रिजल्ट भी निकाल दिया। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जेपीएससी है। जेपीएससी में पहली बार भारत में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों ने एग्जाम दिया था। लगभग 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन उसी पे तो सवाल खड़े हो गए, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया जेपीएससी का। उसमें बीजेपी कह रही कि धांधली हुई है, सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। इससे पहले भाई साहब सीबीआई जांच चल रही है इसी क्रम में। और पता है उसमें जितने भी चेयरमैन वेयरमैन हैं सभी जेल में हैं। अच्छा। आज और कई नौजवान जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया वो पास होकर के आज डीएसपी बने हुए हैं और सीबीआई के जांच के बदौलत। सितंबर की बात है कि जो आपकी सरकार ने नए विधानसभा भवन में मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए जगह दी। इस पर बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी ने कहा कि उन्हें भी हनुमान मंदिर बनाने के लिए आप जगह दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हुल्लड़ पार्टी है। ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं और आवाजें, ये मुंह से शेर मारने वाले हैं। अच्छा। और जो डर गया सो मर गया वाला कहानी। हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग मुंह से शेर नहीं मारते, हम लोग आमने सामने भिड़ते हैं। अच्छा, मतलब बोलकर शेर मारते, ये कह रहे हैं आप? वो लोग मतलब हम लोग पकड़ के मारते हैं। और जहां तक विधानसभा की बात है जी। ये उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं की परिपाटी थी। ये चीजें उन्हीं के एस्टेब्लिश की हुई चीजें थी। अच्छा, नमाज अदा करने के लिए नमाज अदा करने की हमारी कोई परिपाटी नहीं थी, क्योंकि हमारा विधानसभा का भवन बदला गया। जो चीजें विधानसभा की भवन बदली, जो जहां जहां था वो चीजें उसकी बोर्ड वहां लगनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पहले से व्यवस्था थी कि मुस्लिमों को वो नमाज अदा पहले करने से की- व्यवस्था थी, तो उसी को आपने वहां पर कंटिन्यू किया। अब जिसको जो कमरा अलॉट था वो कमरा तो आप अलॉट करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह दीजिए। अब 5 साल क्या किया इन लोगों ने? उस दौरान उनको बना लेना चाहिए था हनुमान मंदिर। क्या किया? उसमें तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। माननीय मुख्यमंत्री तो ये कहते फिरते थे, हमारी सरकार है, जो चाहेंगे हम करेंगे। मुझे ये बताइए, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था कि ममता बनर्जी आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रही हैं हर जगह घूम घूम कर? देखिए, ये इसका निर्णय तो मैं नहीं करता और न ही मैं उसको कोई इसके लिए मैं यहाँ अधिकृत हूँ। ये तो जनता का निर्णय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हाँ, ये बात जरूर है, अपोजिशन साइड में ममता दी काफ़ी मुखर हैं और मौजूदा राजनीतिक हालात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं और उनका जो देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी वो पक्षधर हैं और उसको मजबूती से बात को रखती हैं। नहीं तो, लेकिन एक कोशिश उनकी और भी नजर आती है, जो उन पे आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को दरकिनार कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के बिना कोई ऐसा विपक्ष का गठबंधन बन सकता है जो बीजेपी से, मोदी सरकार से मुकाबला करे? देखिए, अपने अपने क्षेत्र में जो राजनीतिक दौड़ में रफ्तार जिसकी है वो तो आगे रहेगा ही। नहीं, माइनस कांग्रेस बन सकता है विपक्ष, आपको लगता है? नहीं, माइनस कांग्रेस कहाँ हम कह रहे हैं। नहीं, ममता जिस कोशिश में दिखती हैं। देखिए, अब वो विषय बात क्या है कि कल को गठबंधन होता है नहीं होता है, वो विषय नहीं है। सब लोग की अपनी राजनीतिक ये होते हैं, रफ्तार होते हैं, उस हिसाब से लोग चलते हैं। हेमंत सोरेन जी, क्या राष्ट्रीय राजनीति में भी आने वाले दिनों में कुछ आप देखते हैं अपने लिए संभावना
वहां पर कुछ करना चाहते हैं या झारखंड तक ही खुद को या कुछ हो या ना हो तो सांसद पार्लियामेंट तक तो जा ही सकते हैं। वो तो आप गए भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे वहां आप। तक तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तक तो रास्ता है हमारे पास जाने के लिए, और बाकी वहां के बाद कहाँ जाएगा उसके बाद वहां पहुंचने के बाद तय किया जाएगा। चलिए, मतलब अब देख रहे हैं आप वहां भी अभी दिल्ली की गद्दी की तरफ पार्लियामेंट तो दिखाई देता है हमें, दिखाई देता है। और अगली बार पार्लियामेंट पुरजोर शोर से झारखंडियों से भरा रहेगा, इस बार देखिएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।